तो मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि जो पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखना 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 ये भी ठीक नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बच्चे क्या करते थे, पूरी इग्नोर करके बस 5 ईयर प्लान्स हो गया, बस इसको पढ़ के चले जाते थे। जीके दिल्ली पुलिस में एक अलग लेवल का रोल रखता है भाई, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि पूरी डेट के साथ आप चीजों को लिखते चले जाओगे। नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। आज हम बात करेंगे जीके के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलर कमेंट कर रहे हो कि भैया हम जीके पढ़ने भी लग रहे हैं, थोड़े बहुत मॉक्स भी लगा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी जीके में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये फील ही नहीं आ रही कि हमने जीके का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जबकि हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, और जीके के लिए आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसा करें कि हमें जीके के अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लगे और मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ने लगे। तो आप इन सारी चीज़ों पे मैं तुम्हारे साथ चर्चा करना है। सबसे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अपने पास कितना समय लगभग रह गया है इस समय? आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग अक्टूबर खत्म है, आपके पास नवंबर का समय है, दिसंबर में आपका पेपर होना है। अपनी फीलिंग्स बताऊं, मैं गट फीलिंग बताऊं तो मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि जो पेपर आपका दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी भारी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आप इसको सीरियस ना लो। आप अपने को ऐसे ही मान के चलो कि दिसंबर के अंदर तुम्हारा पेपर हो जाएगा, ठीक है? कम संभावना है, बट यही मान के चलो कि अपने पास 1-1.25 महीना रह गया है, बस इससे ज्यादा अपना दिमाग ही मत चलाओ। अब कम समय के अंदर हम कैसे चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ें और जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, तो उस सब चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जीके दिल्ली पुलिस में एक अलग लेवल का रोल रखता है भाई, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, बाकी लेवल इसका बहुत अलग है। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ जीके, इसमें 50% सिर्फ जीके आएगी, और मैं सही तरीके से बताऊं तो 50% की जगह जीके आपकी 60% है। मतलब इतना सिलेबस का 60% सिर्फ जीके जीके। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं एक जनरल नॉलेज का ही पार्ट है, ठीक है? तो 50 नंबर की तो आपकी जीके होगी, कंप्यूटर 10 नंबर का, तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 60% की तो जीके आती है। अब अगर हम देखें, देखो मैथ 15 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, 10 नंबर का कंप्यूटर, जीके 50 नंबर का। ये इन सब में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आज भी बच्चे को सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो जीके ही है। बोले 50 नंबर की जीके समझ ही नहीं आ रहा, पढ़े भी जा रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि नंबर नहीं खिंच रहे हैं, नंबर आएंगे कैसे नहीं आएंगे, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सिलेबस भी इसका बहुत वास्ट होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने सारे पेपर को एनालाइज करके, बेसिकली जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और जो इस समय जो वेंडर चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और कुछ डाटा तुम्हारे सामने रखूंगा। मैंने जितनी चीजें देखी हैं उनसे एक चीज मेरे समझ में आई है कि जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनको पूरे तरीके से इग्नोर कर दो, बट वो बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। लेकिन अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो वहां आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल रिलेवेंट रहेंगे। इवन ये भी हो सकता है कि उससे थोड़ा लेवल कम ही आए नए वेंडर पे अगर हम जाते हैं तो टीसीएस का लेवल मैथ और रीजनिंग का जो था लगभग वही लेवल रहेगा। लेकिन जीके जो अब पूछने लग रहा है नया वेंडर एडिक्विटी, तो यहां पर जीके का लेवल थोड़ा अटपटा और हो गया है, ठीक है? एक तरीके से रिलेवेंसी जरूर बढ़ी है, लेकिन लेवल क्वेश्चन का बहुत अच्छा खासा हो गया है। तो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो जीके अगर तैयार करनी है तो उसको समझो कि जीके को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। समझ ही नहीं आ रहा, कहां से कुछ भी आ जाता है क्वेश्चन। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी आ जाता है, अगर आप उसको जनरल तोड़ोगे तो जीके को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका स्टैटिक जीके, दूसरा हो गया आपका करंट अफेयर्स, और तीसरा पार्ट में कहता हूं अपनी लैंग्वेज में थ्योरी वाला पोर्शन। इन तीनों को एक बार समझो और इसी हिसाब से अपने जीके को आप डिवाइड कर दो, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको घूम फिर के करंट अफेयर्स पे आ जाता हूँ। ये जो चीज है ना, करंट अफेयर्स आएगा पेपर में, हाँ जी बिल्कुल आएगा। कितना आएगा? देखो पूरी चीजें अनसर्टेन है, कोई ढंग से कह नहीं सकता कि इतने सवाल आएंगे, लेकिन फिर भी लगभग लगभग ऐसे मान के चलो कि इसके जितने भी सवाल आएंगे, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन हो सकता है 10 तक भी पहुंच जाए। बहुत ज्यादा करेक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। और इतना सारा सिलेबस होता है करंट अफेयर का, उसके चक्कर में दिन रात भी नहीं पढ़ सकते। तो इसको हमें बड़े ध्यान से तैयार करना है करंट अफेयर्स को। इसके लिए मैंने पहले भी एक चीज बोली है। क्या बोला है मैंने? कि जब भी आप करंट अफेयर्स अगर तैयार कर रहे हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि इसको आप मंथली प्रिपेयर करना, इसको आप मंथली तैयार करना। हो सके तो वीकली भी तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको डेली तैयार कर रहे हो तो डेली वीडियोस देखने के चक्कर में मत पड़ना, ये आपका टाइम वेस्ट कराएगा। एक चीज।
दूसरी चीज, इसमें भी क्या हो जाता है, क्या कुछ चीजें होती है टॉपिक वाइज, ठीक है, उनको जरूर देख लेना। जैसे अगर मैं ये कहूँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं, नोबेल प्राइज हो गए, नोबेल प्राइज हो गए आपके, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ठीक है, कुछ जल्दी में जो इवेंट्स हुए होते हैं वो हो गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ फैक्ट्स बेस्ड करंट अफेयर होता है, उसको ज्यादा तैयार करने पे फोकस करना, ठीक है, उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन पढ़ना मंथली और वीकली, डेली डेली मत बैठ जाना, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप दूसरी चीजों पे ध्यान दोगे, तो वहां आपका ज्यादा, जितना टाइम लगाओगे उतना आपको रिटर्न भी मिल जाएगा, उतने आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। मैं बात करता हूँ अब स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। देखो स्टैटिक जीके में चीजें फिक्स है, क्या है, चीजें फिक्स है। हालांकि अगर आप देखोगे जो थ्योरी है ना, ये भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, बट ये एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के अंदर ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज बैठ गई है कि वो स्टैटिक जीके को, सिर्फ वन लाइनर वाले फैक्ट को स्टैटिक जीके मानता है, जबकि स्टैटिक जीके वो होती है जो जीके कभी ना बदले। तो ये जो थ्योरी आती है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। बट यहाँ पर स्टैटिक जीके का मेरा मतलब है जो फैक्ट होते हैं, ये देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको हम स्टैटिक मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अगर मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाऊं। दूसरी चीज, स्टैटिक जीके देखो, अगर टीसीएस की बात करूं तो लगभग बहुत ज्यादा पेपर में स्टैटिक भरा होता था पहले टीसीएस के एग्जाम के टाइम पे। अब थोड़ा सा इसका लेवल गिर गया है, लेवल तो नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिर गए, उतना स्टैटिक नहीं आ रहा, बट स्टैटिक पूछ रहा है स्टेटमेंट की फॉर्म में या किसी अलग तरीके से पूछ रहा है। तो कुल मिला के स्टैटिक तैयार तो करना है, लेकिन ओवरऑल थ्योरी भी तैयार करनी है, तब ये दोनों के साथ में जब आप जाओगे तो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन कर पाओगे। बिल्कुल जरूरी नहीं है आए भी, लेकिन हम मान के चलेंगे ऐसा। तो करना क्या है, मेन चीज ये है, सबसे पहले ये होता है स्टैटिक जीके। क्या इसमें मैंने सारे टॉपिक रखे हैं, इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रख रखे हैं कि ये आप स्टैटिक जीके में कभी मत छोड़ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इंडियन फोक एंड क्लासिकल डांस हो गए, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स, लेक्स एंड रिवर्स, इन्वेंशंस हो गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, नेशनल वर्ड्स वगैरह होते हैं, नेशनल एनिमल कौन सा है, और नेबरिंग कंट्रीज। इससे पहले बहुत ज्यादा सवाल बन रहे थे टीसीएस के टाइम पे, अगर आप देखोगे पिछले पेपर्स, नेबरिंग कंट्रीज से, नेपाल से कुछ पूछ लिया, ठीक है, बांग्लादेश से कुछ पूछ लिया, श्रीलंका से कुछ पूछ लिया, ऐसी चीजें, तो इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके स्टैटिक पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं होते भाई, कुछ ये होंगे, ये सीधी वन लाइनर टाइप होंगे। जैसे अगर मैं पूछूं प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, पहला प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और अलग अलग देश के भी आपको याद करने पड़ सकते हैं, बट मैं ये कहूंगा जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका तो कम से कम याद रखना, ठीक है। तो ये बस लिस्ट सी होती है। और कहाँ से पढ़ना है तुम्हें पता होगा पहले से, अगर तुम तैयारी करते आ रहे हो तो ये वो टाइम है जहाँ रिवीजन ज्यादा करना है, आपके पास सोर्सेज पहले से होंगे। अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ भाई, मैंने जिस टाइम पे तैयारी करी और मैं जो पढ़ता था ना, वो एक बुक है ल्यूसेंट करके आती है, उस लूसेंट की किताब में, किसी और भी किताब में, आप लास्ट में जाओगे, जनरली लास्ट में आपके लिए एक सेपरेट स्टैटिक का पोर्शन होता है, स्टैटिक जीके, और वहां पे आपको ये सारे टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स का भी एक टॉपिक होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब एक बात बताओ, कितने खेल हैं, थोड़े बहुत खेल है, एक छोटा सा बॉक्स बना होगा कि इस खेल में इतने खिलाड़ी, इस खेल में इतने खिलाड़ी, इस खेल में, ऐसे ही थोड़ा छोटे से बॉक्स को आप कवर कर लोगे, इसमें से आया तो सीधा आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इन सबको कवर कर लेना। आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि जीके खत्म ही नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूँ तरीके से करोगे तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके खत्म किया जा सकता है। तो ये हो गया आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन, ठीक है। इसके आगे भी मैं बताऊंगा प्रॉपर प्लानिंग कैसे, पढ़ना कैसे है, वो मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा। फिलहाल मैं जीके को ब्रेक कर रहा हूँ। ये टॉपिक हो गए। करंट अफेयर का मैंने बता दिया तुम्हें, इसमें भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ठीक है, रिसेंट की चीजें हैं, उनको वन लाइनर में तो पढ़ोगे, स्पीडी वगैरह बुक आती है जिससे मैं पढ़ता था। आज के टाइम पे एक तो तुमने इतना भूत बना लिया कि हर चीज तुम्हें वीडियोस से पढ़नी है। भाई बुक्स उठाओ, बुक्स से समय बचेगा, तुम्हारा समय बचेगा, और वीडियोज में जितना तुम डाटा पढ़ पाओगे 1 घंटे में, उतना तुम वहां पे 20 मिनट में पढ़ लोगे। ये चीज भी तुम समझा करो। सिर्फ वीडियो देखना 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 ये भी ठीक नहीं होता कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अब बात करता हूँ मैं थ्योरी वाले पोर्शन की। ये वो चीज है जो आपको जनरली आपने टीचर से पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ रखी होंगी तो आपके पास कुछ ना कुछ नोट्स होंगे जहां से तुम पढ़ते होगे। इसको आपको प्रॉपरली अपना जहां से तुम पढ़ रहे हो वहां से चीजें पढ़नी है। साइंस की मैं बात करूं, जो मैं इस पूरे जो वीडियो है इसका मकसद है कांस्टेबल के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। AWO TPO की अगर मैं बात करूं,
वहाँ साइंस आती है, वहाँ तो आपको डीप पढ़ना है साइंस को। अदरवाइज आपको अगर कांस्टेबल की बात करूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, सिर्फ जनरल साइंस पढ़नी है, बेसिक साइंस पढ़नी है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ भी ऐसे नहीं बिल्कुल उतर गए, फिजिक्स के फॉर्मूले याद करने लगे, AWTPO की कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज बेसिक साइंस पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटी, दूसरी पॉलिटी नॉर्मल, ठीक है, जितना तुम्हारा पोर्शन है, अगर मैं लूसेंट की बात करूं उसमें भी दे रखा है, बल्कि मैंने ये चीज बोली है कि ये आप टीचर से पढ़ना चाहिए आपको, ये दोनों तो आप खुद ही तैयार करो। इसके बाद कुछ चेंजेस जो नए वेंडर में आए वो आए इकोनॉमिक्स को लेकर के। सबसे पहले जब TCS का टाइम था तो बच्चे SSC वाले इसको इग्नोर कर देते थे और बात भी बन जाती थी। बच्चे क्या करते थे, पूरी इग्नोर करके बस 5 ईयर प्लान्स हो गया, बस इसको पढ़ के चले जाते थे, पंचवर्षीय योजना को, इसमें ही बात बन जाती थी, इससे लगभग क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पढ़ी हैं अच्छे खासे, तो वहां से कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को देख लो और मेडिएवल हिस्ट्री को देखो, तो यहाँ से ज्यादा पोर्शन आता है। अगर हम बात करें पाषाण युग वाली, ठीक है, तो आपके मॉडर्न और मेडिएवल इससे ज्यादा आता है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री से थोड़ा कम आता है, ठीक है, बट पढ़ना सारा ही है। इसमें भी अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं लूसेंट बुक को मैं ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी, उसमें ना बीच में ऐसे ऐसे टेबल बना रखे हैं, हिस्ट्री में भी टेबल बनी हुई है, ज्योग्राफी में भी टेबल बनी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, या किस शहर के किनारे से कौन सी नदी निकलती है, इस तरीके के सवालों के लिए टेबल बनी हुई है ऐसी। तो वो टेबल एक्चुअल में स्टैटिक जीके ही है, इनके अंदर से जो स्टैटिक जीके वो है, उनको कम से कम कवर करके चलना भाई, उन्हीं से फंस जाते हैं। ऐसा नहीं, यूपीएससी नहीं है कि घुमा फिरा के ऐसा पूछेगा जहां आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधे जितने फैक्टरों का रट्टा तुमने मार रखा होगा वहां से सवाल बनेगा। ऐसी हिस्ट्री की मैं बात करूं, सिंपल, क्या, किस वंश की स्थापना किस राजा ने करी, इस वंश की स्थापना किस राजा ने करी, इस तरीके से सवाल बनते हैं सीधे सीधे से, इस वंश की स्थापना इस राजा ने करी। तो इस तरीके की टेबल तुम्हारी बुक्स में बन रही होंगी, उन्हें याद करो। ये जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, ये जो टेबल है भाई, सीधे सवाल पूछे जाते हैं इनसे, इन्हें रट्टा मार लेना, ठीक है। इस तरीके से ये पोर्शन तुम्हारा तैयार हो जाएगा। इसमें भी अगर तुम देखोगे, अगर तुमने सिर्फ ये टेबलों का रट्टा मार लिया ना, तब भी बात बन जाएगी। टेबल भी याद कर रहे हो और साथ में थ्योरी भी पढ़ रहे हो, तो आप एक चीज और नोटिस करोगे कि ये दोनों आपस में इतने रिलेवेंट है कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी और ये याद है, तो एक दूसरे को इतनी जल्दी याद होगा, ये भी जल्दी याद होगी इसकी वजह से और ये जल्दी याद होगी इसकी वजह से। ये चीजें आप ध्यान रखा करो, ठीक है। ये बात होगी कि जीके ऐसा नहीं है कि खत्म ही नहीं हो सकता। सबसे पहले तो स्टैटिक को अलग तैयार करो, करंट अफेयर को अलग तैयार करो, और ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको कैसे तैयार करना है ये भी बता दिया। जहां से पढ़ रहे हो, जो तुम्हारे नोट्स हैं वहीं से पढ़ो, लेकिन टेबल और फॉर्म उनको तैयार करो। बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में दे रखा है, अगर नहीं है तो ल्यूसेंट खरीद लेना भाई, उसमें बीच बीच में टेबलर फॉर्म दे रखा है, उसे जाके पढ़ो, वहां से सीधे सवाल तुम्हारे बनेंगे। मेरे पास अपनी, मैं किताब कभी ना कभी तो दिखाऊंगा, घर गया इस बार तो, बहुत पुरानी लूसेंट रखी है मैंने, पूरी नीली पीली करके रखी हुई थी वो। मैंने बहुत कम 3 महीने शायद दिल्ली पुलिस के लिए मैं पढ़ा था, 2.5-3 महीने तो जीके ही पढ़ा था, मैथ वैथ मुझे आती थी, तो मैंने पूरी नीली पीली करके, मैंने एक टीचर नहीं देखा कभी, मैंने सिर्फ किताब से पूरा पेपर निकाल दिया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से तुम चीजों को तैयार करो। अब एक चीज मैं और बताता हूं तुमको, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगर मैं बात करता हूं तुम्हें, ये तो मैंने बता दिया, कुछ चीजें हैं अब ध्यान से सुनना कि कम समय में तुम्हें कैसी चीजें करनी। सबसे पहले, ये जो टाइम बच रहा है तुम्हारा, ये बच रहा है फोकस ऑन रिवीजन। अब तुम्हारा वो टाइम नहीं है कि अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा और अब से सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई बहुत मुश्किल है। अब तुमने पहले से तैयारी कर रखी होगी, नोट्स तुम्हारे पास होंगे, सोर्सेस तुम्हारे पास होंगे, ठीक है। ज्योग्राफी तुम्हें पढ़नी है, उसके नोट्स तुम्हारे पास होंगे। मान लेते हैं कुछ टॉपिक बिल्कुल नए आ गए तुम्हारे लिए, तो उसके लिए मैंने बता रखा है शॉर्ट टॉपिक क्विक नोट्स। ये मैं तुम्हें पूरी चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको रिवीजन करने पे पूरा फोकस रखना है। नया कुछ भी पढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, अभी तो पढ़ सकते हो वैसे, लास्ट टाइम पे नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? मॉक टेस्ट ही आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा, और जितना रिवीजन करोगे उतने मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अच्छा रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे। अब जब मॉक टेस्ट दोगे और उसका एनालिसिस तुम करोगे, तो उस एनालिसिस में तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या चीज तुम्हें कम आती है, फिर उस चीज का वापस से रिवीजन करो। तो इन दोनों को साथ में चलाना है, ध्यान रखना। रिवीजन करने में आपके मॉक टेस्ट बहुत हेल्प कराएंगे, और रिवीजन अच्छा करोगे तो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। तो ये दोनों साथ में काम होते रहेंगे तुम्हारे रेगुलर। इसके बाद
शॉर्ट टॉपिक क्विक नोट्स, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा टॉपिक आया, हर एक वंश आया, ठीक है, हर एक वंश आप कहोगे यार ये तो पढ़ा हुआ नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, बिल्कुल आपके लिए नया आ गया, आप गए यूट्यूब पे, फटाफट से आपने टॉपिक डाला कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, 30 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो देखी, फटाक से क्विक नोट्स बनाए और अपने जहाँ पे नोट्स पहले से बने हुए वहां चिपका लिए, बुक में रख लिए, ठीक है, वहां से आपके शॉर्ट टॉपिक, तो वो जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता था वो टॉपिक भी तैयार हो गया, अगले जब तुम मॉक टेस्ट में कहीं दोबारा क्वेश्चन फंसेगा तुम फटाक से उसका आंसर दे दोगे, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद दो चीज सुनो, अगला जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा है, फॉर एग्जाम्पल अब से तुम्हारे पास 45 डेज है, एग्जाम्पल मान के चलो, ठीक है, 45 डेज का आपके पास प्रॉपर प्लानर होना चाहिए कि अगले 20 दिनों में मेरा जो छोटू मोट सिलेबस बच गया है मैं उसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है, अगले 25 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा, दवा के रिवीजन करूंगा इतने इतने सब्जेक्ट का, ये जो फॉर्मूला शीट मैंने मैथ्स में बना रखी है ये मैं करूंगा, ठीक है, इस तरीके से एक प्लानर होनी चाहिए और वो तुम्हारे पास ही होना चाहिए। अगर तुम पे प्लानर बनाना नहीं आ रहा अगले डेज का कुछ का, तो वीडियो में कमेंट डाल देना, मैं आपको प्लानर बना के दूंगा। इसके बाद प्लान योर डे, एक एक सिंगल डे का प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। प्लान क्या होता है, हमेशा जब भी आप रात को सोने जा रहे हो तो अगले दिन आपको पूरे दिन क्या पढ़ना है वो लिखो, वहां पे टाइम कोशिश करो मत लिखो कि मैं इतने टाइम पढ़ूंगा, आप टॉपिक्स लिखो कि मैं ये टॉपिक कल पढ़ के सोऊंगा, ठीक है, उससे पहले नहीं। और मॉक टेस्ट दूंगा, जो भी आपको देना है आपको प्रॉपर आपके वो प्लान में होना चाहिए कि ये इस दिन में मुझे पूरी पूरी चीजें करनी है, कल सुबह मैं सुबह से बैठूंगा और शाम तक ये कंप्लीट करूंगा। इस तरीके से आप अपने डे को प्लान करो। अब ये क्या लिखा भी है, रूटीन वर्सेस डेली टारगेट। देखो एक होगा आपका रूटीन, एक क्या होगा, एक होगा रूटीन और एक होगा डेली टारगेट, इन दोनों को समझो। जब भी आप रात को सोने से पहले, मैंने आपको बोला कि आपको डेली टारगेट बनाना है और परमानेंट साथ में आपका एक रूटीन चलना चाहिए। ये क्या है, जैसे एग्जांपल से समझना, रूटीन में क्या चलता है कि आप डेली सुबह उठे, आपके पास जो आपकी फॉर्मूला सीट है वो आप रिवाइज कर रहे हो, आपके जो स्टैटिक पोर्शन है ना उसको आप डेली रिवाइज कर रहे हो, ये आपके रूटीन में होना चाहिए, एकदम रूटीन में, कि आपको पर डे मॉक लगाना है, ये आपके रूटीन में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप फुल मॉक लगाओ, आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, ठीक है, बट डेली कुछ ना कुछ जो भी डेली वाले काम है वो आपको रूटीन में करने ही करने हैं और ये आपको लास्ट तक करने हैं। इसके बाद आता है डेली टारगेट। अब आपको कुछ थोड़ा अलग पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी में मेरा ये पढ़ना है, हिस्ट्री में मेरे को ये पढ़ना है, वो आपको पता है कि आपको कल क्या पढ़ना है, आप अपने हिसाब से तैयार करोगे, वो आप सब लिखोगे डेली टारगेट में। तो आपके साथ में दोनों चीज चलनी चाहिए, रूटीन और डेली टारगेट। रूटीन भी आपको कहाँ, ये प्रॉपर प्लानर में आपको पता रहना चाहिए कि आपका रूटीन क्या है, आप इतने बजे उठ रहे हो, ये चीज आपको डेली ही पढ़नी है, वो आपके रूटीन में आ गया, वो अलग चीज हो गई। डेली टारगेट आपके चेंज होते रहेंगे, वो अलग चीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये चीज जरूरी होनी चाहिए कि रूटीन आपका क्या है और डेली टारगेट्स आपके क्या है। इसके बाद मैं बात करता हूँ हिस्ट्री को, आप हमेशा टाइमलाइन से तैयार करो। हिस्ट्री के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला आपको, यहाँ पे हिस्ट्री मैंने दिखाया था, हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट होता है जो आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो, मेरे कहने से एक बार टाइमलाइन से पढ़ना। गांधी जी 1915 कब आए थे, 1915 में आए थे, इतने में 1915 में एंट्री करते हैं इंडिया में, 1917 में चंपारण वगैरह, मेरे को अच्छे से चीज़ें याद नहीं है। उसके बाद 1920 में ये वाला आंदोलन होता है। उनकी सारी चीज़ों को अगर आप गांधी जी को पढ़ रहे हो, गांधी जी को पढ़ रहे हो, तो गांधी जी को विद टाइमलाइन पढ़ो। अब आए थे, आकर के 1 साल इंतजार किया, फिर इन्होंने ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा। जब आप एक डेट्स के साथ, टाइमलाइन के साथ चीज़ें करोगे ना, तो हमारे दिमाग में ना एक पिक्चर बनती है कि बंदा आता है बाहर से, पहली साल ये करा, 2 साल उसने क्या करा पता नहीं, रेस्ट मारा क्या करा, फिर उसने ये आंदोलन कर दिया, फिर एक साथ इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी को भी पढ़ रहे हो तो कोशिश करो वहाँ एक टाइमलाइन बनाओ। और मैं ये भी कहता हूँ कंप्लीट हिस्ट्री की भी एक टाइमलाइन बनाओ। अब तुम तो बनाओगे नहीं, बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे वो बुक इतनी अच्छी इसीलिए लगती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, उस बुक के बाद और भी नई नई बुक आई है मार्केट में, वो भी काफ़ी अच्छी होंगी। हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे ना तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगेन एक टेबल है पीछे, और वो टेबल टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है, ये डेट है, ये डेट चल रही है, इधर क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ इन सालों में वो इधर लिखा हुआ है। इस तरीके से पूरी टाइमलाइन आपके दिमाग में सेट होगी और हिस्ट्री को आप देखोगे लंबे समय तक याद रहेगी। बात आ रही है समझ में? पाषाण काल तुम पढ़ोगे, सिविलाइजेशन पढ़ोगे, कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पूरे दिमाग में वो होनी चाहिए कि अच्छा हिस्ट्री ऐसे चलती हुई आई है। आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि पूरी डेट के साथ आप चीज़ों को लिखते चले जाओगे कि भाई हाँ
कहाँ तक पहुंच गए, 1915 से 1947 तक की पूरी टाइमलाइन तैयार है कि भाई इतने इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। वहां से पूरी हिस्ट्री दिमाग में सेट होने लगी। तो हिस्ट्री पढ़ी जाती है टाइमलाइन के थ्रू। मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये चीज आप करके देखना। दूसरा, ज्योग्राफी पढ़ तो रहे हो लेकिन कोशिश करो ज्योग्राफी मैप के थ्रू पढ़ने की। मैप आपको पता होना चाहिए। हिमालयाज आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालयाज कहाँ पर है। अगर आप गंगा पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि गंगा कहाँ से निकल के कहाँ कैसे जा रही है। इस तरीके से उसको मैप पे पढ़ो आप। तो इमेजिनेशन, जितनी आपको इमेज दिखेगी ना, उतना लंबा डाटा तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तो ज्योग्राफी को कोशिश करो मैप के थ्रू पढ़ो। डोंट इग्नोर इकोनॉमिक्स। अब जब से वेंडर चेंज हुआ है, इकोनॉमिक्स इग्नोर करके मत जाना। ज्यादा नहीं पढ़ सकते, 5 ईयर प्लान्स हो गया, बैंक हो गया, बैंक में बैंकिंग टर्म्स होते हैं, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, पर कैपिटा इनकम वगैरह हो गया, इन सबको तो कम से कम जरूर पढ़ के जाना इकोनॉमिक्स में। सवाल इन्हीं से फंस जाएगा। इसके बाद ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिवाइड स्टैटिक एंड रिवाइज डेली। अब ये जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ना, इसको आप रूटीन में लेकर के आओ। फिर समझो, जो आपका स्टैटिक वाला पूरा पोर्शन है ना, कहाँ है स्टैटिक वाला, देखो एक बार मैं फिर दिखा रहा हूँ। ये आपका स्टैटिक है, काफी सारा। क्या ये डेली याद हो सकता है? बोले नहीं याद हो सकता। तो स्टैटिक को आप करो, तोड़ दो, डिवाइड करो, तब आप उसको रूटीन में लेके आओ। आपने क्या करा, मान लेते हैं 10 टॉपिक हैं कोई भी स्टैटिक के, 3 टॉपिक 3 टॉपिक 3 टॉपिक 3 टॉपिक, ऐसे करके बांट दिया। एक दिन 4 टॉपिक हो गए। तो इसको आपको पता है कि वीक के डे 1 में ये आएगा, डे 2 में ये आएगा, डे 3 में ये आएगा, डे 4 में ये आएगा। ये आपकी रूटीन में। आप इस दिन ये करोगे, फिर अगले दिन ये करोगे, फिर वो साइकिल दोबारा रिपीट होगी, फिर आप इस पे जाओगे, इस पे जाओगे। तो ये आपके सारे जो टॉपिक है ना, ये आ गए रूटीन के अंदर। रूटीन के अंदर अगर आ गए तो रिवीजन होना ही होना है, और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ होगा रिवीजन से। ये याद रख लेना। अब रिवीजन तो कितनी स्मार्टली करते हो, उन्हीं सब चीजों को मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि रिवीजन को कितना और अच्छा किया जा सकता है, तो कमेंट करना, मैं रिवीजन पे भी वीडियो बनाऊंगा। रिवीजन जैसे आप करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से रिवीजन स्मार्टनेस के साथ किया जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन जो होगा ना, तो जितना तुम बेहतरीन रिवाइज करते रहोगे, रिवीजन से ही सिलेक्शन होगा। नए पढ़ने से बार बार नहीं होगा, नया पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। जो भी डाटा तुमने तैयार किया है, उसको कितना स्मार्टली तुमने अरेंज किया है, और कितना स्मार्टली उसको दिमाग को बार बार रिवाइज कराने लगे हो, उससे सिलेक्शन होगा। तो ये तुम्हारी पूरी चीजें हैं जीके के बारे में। इस वीडियो को ठहर के सिर्फ देखना नहीं है, पेन और कॉपी लेके बैठे होगे, नहीं बैठे तो दोबारा इसको देखना, इंपॉर्टेंट चीज नोट करना कि कैसे कैसे मैंने चीजें बताई हैं, उसको फॉलो करना। ये वीडियो अगर आपके लिए बहुत फायदेमंद लगी हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। आगे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है दिल्ली पुलिस की तैयारी में, वो मुझे बताओ। साथ में मिलकर बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे और आपकी सारी चीजों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अदर वीडियोस में।